हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी की एक लंबी प्रोसेस के बाद में, लंबी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद में आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दिया है और सभी के पास मेल भी आ गया होगा जिन जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है फाइनली। ठीक है, आरपीएससी का काम यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। आरपीएससी के बाद अब आपका जो भी काम रहेगा वो सारा का सारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग से रहेगा। ठीक है, जो कि शिक्षा संकुल है, जेएलएन मार्ग पर है जयपुर में। वहीं पर आपकी पूरी काउंसलिंग होगी, किस तरीके से होगी, क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर अपन और देखेंगे। आपके पास मेल आया है, उस मेल में वैसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फीड है कंप्लीटली। ठीक है, और जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और 5 से 7 फरवरी 2025 तक आपके यहाँ पर 3 दिन तक लगातार हिंदी सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर से आपकी काउंसलिंग चलेगी। और इस बार थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया है, वो क्या है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो थोड़ी बहुत भी इसमें चेंजमेंट है ना, उस पर अपन थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, जैसे आपने कुछ वीडियोस में कमेंट किया था, तो उनको भी अपन यहाँ पर लेंगे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग हो। ठीक है, और भी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ठीक है, आपकी जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी किस तरीके से भरनी है, उस पर भी अपन थोड़ा देखेंगे। और इस पर एक मैं प्रॉपरली एक वीडियो और बनाऊंगा बाद में इसके रिगार्डिंग कि आपको किस तरीके से चीज़ों को डील करना है, वो उस पर अपना और देखेंगे। आज की जो वीडियो है अपनी, वो इस कंप्लीटली जो आप ही अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह फिल करोगे इन पर है। ठीक है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको इसमें, वो है। तो आपकी ये मानो कि फाइनल स्टेज चल रही है, इसके बाद जो नेक्स्ट हो गया उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इस बार जो वरीयता श्रेणी आई है, वरीयता श्रेणी जो जिसमें आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, वो इन्होंने पहले से ही दे दिया। पहले क्या होता था, देखो मैं पहले आपको बताऊँ, ये थोड़ा सा मैं आप डिस्कशन ही कर लेता हूँ। देखो, ये आयुक्तालय कॉलेज से विभाग की तरफ से जो मेल आया था आपके पास, उस मेल में कुछ अटैचमेंट्स वगैरह हैं। देखिए, एक तो अटैचमेंट ये आया था कि नियुक्ति हेतु काउंसलिंग तथा दस्तावेजों की जांच हेतु। ठीक है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, जो आरपीएससी में हुआ था ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो होगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट तो सारे लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और आपको अटैचमेंट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, वो भी आपको आरपीएससी में भर के जमा कराने हैं। और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, ये कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, हाँ जी, ये रहे, सॉरी ये रहे। देखो, कुछ अटैचमेंट्स तो ऐसे हैं जिसमें साफ साफ ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि इसको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें। तो इन पर भी अपन देखेंगे कि इनको कैसे करना है, क्या करना है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि आपको, देखो ये जो आया था आपका ये मेल, इसमें ये जो पहला अटैचमेंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौर के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने का निश्चय किया है। ठीक है, और आपको कोई जो आपकी पूरी की पूरी जो वरीयता सूची है, ठीक है, वो सब कुछ ही परिशिष्ट 1 में अंकित कर भिजवाई जा रही है। और आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके तहत आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसके तहत आपकी क्या होगा, चरित्र सत्यापन, ठीक है, ये होगा। उसके अलावा आपको बोला गया है कि इसके कुछ संविधान, संतान, विवाह एवं दहेज नहीं लेने संबंधी कुछ शपथ पत्र हैं, तो उनको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको तैयार करके फिर देना है और उसको नोटरी करा के लेकर आना है। और आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कहाँ होगी, शिक्षा संकुल है। पहली बात तो ये जयपुर में है, जयपुर में जेएलएन मार्ग है, जवाहर सर्किल से आगे। ठीक है, आप वर्ल्ड ट्रेड पार्क से भी थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा जेएलएन मार्ग। जेएलएन मार्ग पर थोड़ा आगे चलकर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के आगे जाके आपके पास एक बिल्डिंग है, मतलब एक जगह है जिसका नाम शिक्षा संकुल है, वहीं मिल जाएगी आपको सीधे सीधे। ये शिक्षा संकुल के अंदर भी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, तो वहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। तीसरी मंजिल पर आपका क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और किसका, देखो 3 डेट यहाँ पर आई है, 5, 6, 7, और ये भी बता दिया गया है कि किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो काउंसलिंग है वो कब कब होगी। ठीक है, और सुबह होगी 10:30 बजे आपको पहुंचना है वहाँ पर। ये 5 चीज़ें लेके जानी है। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 पूर्ण रूप से भरा हुआ, और इसमें परिशिष्ट 2 में अंकित जितने भी आपके समस्त जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है कंप्लीटली भरा हुआ, और ये शपथ पत्र तो लेके लेनी है, आधार कार्ड की कॉपी है। हाँ, इन्होंने एक दो चीज़ और मेंशन नहीं करी, जबकि होता है, मांगते हैं। मतलब आपको एक चीज़ और लेके जानी है, वो है इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो लेके जाने हैं। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो तो जाएगा ही जाएगा, जो आपको लास्ट डिग्री जहाँ से आपने की है वो वाला। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि 2 जो स्टेशनरी वाले होते हैं, ठीक है, जो कि गजेटेड ऑफिसर से आपको कराने हैं, मतलब वो उनको कराना है अटेस्टेड। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड हुए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको जमा कराने हैं, वो भी 2। ठीक है, ये ऐसा पहले होता था, अब इस बार इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं तो फिर भी आपसे बोलूँगा कि इनको लेकर जाना, क्या पता ये एंड मोमेंट पर वहाँ पे मांग ले। मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रकार के लगते हैं, एक तो लगता है लास्ट डिग्री का, और एक लगता है जो स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा कि भैया हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दो। उस फॉर्मेट को गजेटेड मतलब पूरा भर के और गजेटेड ऑफिसर से इसको सील साइन करा के और कंप्लीटली उसको आपको लेके जाना है 2 कॉपीज़ में।
तो वो भी लेके जाना, मैं तो उसके लिए भी आपसे बोलूँगा, ठीक है। हालांकि इस बार मेंशन नहीं किया, पिछली बार मेंशन था, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। और पहले तो क्या है कि देखो आपके पास ये हो रहा है, जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं ना आपके 190, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 196 कैंडिडेट हैं, इनको ये भी बोला गया है कि आपके यहाँ पर कौन सी वरीयता श्रेणी है, ठीक है, कहाँ पर आ रहे हो आप। और सबसे पहले जैसे मैं बताता था आपको कि सबसे पहले जो पोस्टिंग दी जाती है, तो पोस्टिंग में सबसे पहले देखा जाता है पीएच कैंडिडेट को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। उसके बाद देखा जाता है विडोज़ को, उसके बाद देखते हैं विमेंस को, विमेंस के बाद जो बचती हैं उसके बाद बचते हैं जितने भी जो मेल कैंडिडेट हैं। मेल कैंडिडेट को सभी को आरपीएससी की फिर मेरिट के अकॉर्डिंग, तभी तो देख रहे हो आप, सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई है वो M15 को, फिर 149, फिर 195, तो ये सारे पीएच कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो विडो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर दे रहे हैं, देखो सबसे पहले ना उनको दे रहे हैं, जबकि इनका मेरिट नंबर कितना आगे है, 214 है, 119 है, 151 है, लेकिन ये विडो कैंडिडेट है इसलिए इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे देखिए अपन और भी, उसके बाद जो ये हैं डीवी वाले उनका है, ठीक है। उसके बाद है विमेंस का देखें तो इनका किसी का 90, फिर 4, फिर 09, इस तरीके से फिर इनको दिया जा रहा है यहाँ पर। और मेल कैंडिडेट देखो उसकी फर्स्ट रैंक है, किसकी, मेल कैंडिडेट कहाँ गया है, ये रहा आगे, इस पे देखते हैं अपन, ये अदर्स में आ गए मेल कैंडिडेट रामचंद्र दान जी हैं, ये इनकी मेरिट नंबर 1 है। मतलब पहली बात तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि इनकी फर्स्ट रैंक का ये एक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है, फर्स्ट रैंक है, बहुत बहुत बधाई इनको। तो इनको भी देखो 94th नंबर वाली मतलब रैंकिंग मिलेगी एक तरीके से। तो ये वाला शेड्यूल है जो कि एक बार के लिए ठीक भी है, क्योंकि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, और विडो हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है पोस्टिंग्स पे, क्लियर। उसके बाद देखो मेरिट 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ से सीक्वेंस में चलेगा, मतलब सबसे पहले पीएच, फिर विडो, उसके बाद फिर मतलब विमेंस, उसके बाद फिर कौन आते हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको फिर आरपीएससी के मेरिट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहीं से देख लेना आप सभी जो ये नाम आप देख रहे हो सबको आरपीएससी की मेरिट के अकॉर्डिंग है, 1, 2, 3 देखो ये सीक्वेंस में है। जो भी कैंडिडेट बच गए ना इनके बाद में, वो सबको आरपीएससी की मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो ये सारा आपका सिस्टम रहेगा और किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता दिया। पिछली बार मतलब इस बार तो क्या किया इन्होंने, सीधा सीधा यहाँ पर ये बता दिया कि ये आपके कॉलेज खुले हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया कि किसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। पहले क्या होता था, हमारे टाइम क्या हुआ था, मैं आपको वही बता देता हूँ। पहले तो क्या था, जैसे ये आता था, ठीक है, तो मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर हमको खुद को भरना होता था। इस बार प्रायोरिटी इन्होंने पहले से डिसाइड करके फिर दिए। इसका मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट ये हो सकता है कि इस बार ओपन काउंसलिंग हो सकती है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, जो कि पिछली बार नहीं हुई थी। पिछली बार ओपन काउंसलिंग नहीं थी, पिछली बार हमसे पूरे फॉर्मेट भराए गए थे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये, ठीक है। सबसे पहले जैसे ये आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ये, ठीक है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर, रसायन शास्त्र। तो यहाँ पर हमने नाम भरा, पिताजी का नाम भरा, मेरिट नंबर भरा। उसके बाद अब ये इन्होंने ये बोले थे कि ये कॉलेज खुले हुए, जैसे आपके कॉलेज खुले ना ये वाले, देखो आप ये सब कॉलेज खुले हुए, किशनगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़, सुजानगढ़, इस तरीके से हमारे भी कॉलेज खुले थे, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगर, चित्तौड़गढ़, इस तरीके से, क्लियर। तो अब फिर क्या बोला था यहाँ पर, देखो इसको पढ़ना, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, देखो इसको देखना यहाँ पर। इसमें देखो क्या मेंशन किया होगा, इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना है। पहली बात तो वरीयता क्रमांक, मतलब मेरे को फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ नंबर 1 लिखा था मैंने। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थापन चाहा गया है, तो जैसे मेरे को नंबर 1 पे मैंने नियर बाय देखा था, तो जयपुर के कोई आसपास था तो मैंने उसको भरा, सेकंड नंबर पे कुछ और भरा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये प्रायोरिटी भरी थी, क्लियर। इस बार इन्होंने क्या किया, मतलब उसके बाद फिर लास्ट में फिर क्या बोला गया था, आप लास्ट में देखें, देखो ये मेरे को ये 31 नंबर वाली भी ये मिली थी मुझे, ये सलूम्बर, जहाँ पर अभी पोस्टेड हूँ मैं। और इसमें आप देखोगे कि लास्ट में एक बात लिखी हुई कि पदस्थापन में प्रथमतः दिव्यांग, फिर विधवा, फिर परित्यक्ता एवं महिला को, तदुपरांत शेष अभ्यर्थी को, जो बाकी जो मेल कैंडिडेट बचेंगे जितने भी, ठीक है, उनको आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के अनुसार वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरीके से था पिछली बार। तो अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, अब तो इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर जो आपकी वरीयता श्रेणी है वो यहाँ पर पहले से इन्होंने बता दी। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी दी गई है कि कौन कौन से महाविद्यालय हैं। तो हो सकता है कि आपसे वहाँ पर ये फिल करवा लें कि आपको फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए, सेकंड पे क्या चाहिए, थर्ड पे क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनविटेशन जो है ये वाला, ठीक है, इनविटेशन फॉर काउंसलिंग हिंदी, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको परिशिष्ट 1 जो है ये वाला परिशिष्ट 1, ये इसमें आपको ये मेंशन करके लेके जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का और थोड़ा देख लेना क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसमें मैं खुद भी डाउट में हूँ इसमें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट आता, फिर ये वाला जो आप देख पा रहे हो इसमें ये साफ साफ मेंशन होता है कि अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना है ये वरीयता क्रमांक और कौन सा आपको कॉलेज चाहिए, जो कि अभी आपके सामने लिस्ट आई है इन लिस्ट में से। तो यहाँ पर अभी तक कहीं ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जो मेल आया था उस मेल में जितने भी अटैचमेंट्स है वो सारे यहाँ पर मैं आपके सामने शो करूँगा, ठीक है। एक तो ये आया था, उसके अलावा एक क्या आया था,
ये आपके पास ये पूरा दिया हुआ ही है, ये तो इनविटेशन है। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज खुले हैं वो है। और प्रायोरिटी में देखो, अगर प्रायोरिटी आपसे पूछे भी तो पहले किस तरीके से भरना, सबसे पहले तो जो नियर बाय हैं उनको तो आप भर ही दोगे। जैसे कोई बंदा जयपुर से है तो वो क्या करेगा, जयपुर से है तो जयपुर और जयपुर के आसपास पहले उनको भरेगा, उसमें भी सबसे पहले जयपुर, उसके बाद जयपुर के नियर बाय थोड़ा और दूर जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज करेगा तो नियर बाय के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें देखेगा। उसके बाद जब ज़्यादा दूर हो जाता है कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट उसको क्रॉस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि भरनी तो सारी भरेगी प्रायोरिटी, जो 196 कॉलेज खुले हैं तो प्रायोरिटी तो सारी भरनी पड़ेगी। तो लेकिन बाकी में क्या करेंगे फिर वो लोग, तो बाकी में थोड़ा ध्यान रखना आप, कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे कई साथी लोग हैं तो उन्होंने क्या है पहले तो नियर बाय करके भर दिया। मतलब यूँ था उनके कि हमारे 38 खुली थी तो 38 में से उन्होंने 20 तो वैसे भर दी, सिंपल कि ये पास में, ये पास में, पास में। उसके बाद जो आगे की थी उन्होंने देखा कि यार ये पड़ रहा है 180 किलोमीटर और ये पड़ रहा है 300 किलोमीटर, तो मैं 180 वाले को प्रेफर कर लेता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा ये हो सकता है कि 180 किलोमीटर तो है वो आपके घर से, वो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन 180 किलोमीटर ऐसा है कि आपको वहाँ पर जाने में बड़ी समस्या होती है, मतलब वहाँ पर रेल की, बस की कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं है, या फिर हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह भी को भी एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर और जोर करूँगा कि एक बार आप जब कोई भरो प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में डिस्टेंस कोई मत देखना, डिस्टेंस के साथ साथ उस जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी स्थिति भी देख लेना एक बार, मतलब किसी से हल्का फुल्का पता कर लेना, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और वो जो लोकेशन है वहाँ पर प्रॉपर बस की और ट्रेन की कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पर कि बस की कनेक्टिविटी है, जहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो ये भी थोड़ा सा मैटर कर जाएगा कई जगह पर। तो ये सारी बातें मैंने बताई। अभी ये देखो, ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आए, दूसरे लोगों को समझ में ना आए। तो ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अभी आपको लग रहा है कि ठीक है सब सही है रे यार, लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, तब आपको क्या पता समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अभी समझ लो तो ज़्यादा बढ़िया, बेटर रहेगा। तो जो आपके नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज है पहले उसको भर देना। उसके बाद जो अगर फैसिलिटी देख रहे हो तो सबसे पहले ये देखना कि वहाँ पर ट्रेन बस की कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है, और सबसे पहले ये देखना कि ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है तो उस मतलब उस गवर्नमेंट कॉलेज को पहले भरना, चाहे वो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ही होना हो फिर वो, ठीक है। और उसके बाद फिर देखना बस की कनेक्टिविटी और कोई बहुत ज़्यादा ही अंदर है तो उसको सबसे लीस्ट पे रखना, चाहे वो थोड़ा पास क्यों ना हो, चाहे से ना। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के चलना। हाँ जी। उसके बाद आपको ये भरना है, ये परिशिष्ट 2 है, ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है इनविटेशन में। देखो सबसे पहले परिशिष्ट 1 ये रहा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है परिशिष्ट 2 आपके ये रहा, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल प्रमाण पत्र, नाम आपको भरना है, मेरिट नंबर भर ही दोगे आप, कौन सा मेरिट नंबर है, ठीक है, उसमें लिस्ट में मेंशन है ये। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हिंदी है ये। उसके बाद आपको ये भरना है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, मूल जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी यहाँ पर फोटो कॉपीज भी लगेगी, ठीक है। और उसमें कितने कितने मार्क्स आए हैं आपके, कौन सा वर्ष है वो, और आप उसको कौन से नंबर पर अटैच कर रहे हो। जैसे 29 संख्या का मतलब होता है कौन से नंबर पर आपने उसको अटैच किया है, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, तो वहाँ पर उस पर भी लिख देना। जो जैसे सेकेंडरी ये है प्रमाण पत्र, इस पर आप लिखोगे सबसे पहले ना, तो नंबर 1 आपने इस पे लिखा 1, तो आपने लिख दिया संलग्न संख्या 1 या नत्थी संख्या 1, आपने ऐसे लिख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आप क्या दे रहे हो, सेकेंडरी अंक तालिका, तो आप उस पर क्या लिख रहे हो, नत्थी संख्या 2, तो 2 वहाँ पर मेंशन करोगे तो 2 यहाँ पर भी मेंशन कर देना, 2 इसमें, इस तरीके से। तो उसके बाद यूजी पीजी है। अब देखो जब आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस तरीके जब ये भर रहे थे आप, तो वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, मूल निवास लगाना है, लेकिन फिर भी आपने लगाए थे क्योंकि वो जरूरी होते मांगते हैं वो। तो कुछ चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होती, फिर भी वो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट तो होती है। तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मूल निवास का दे दिया, आधार कार्ड की प्रति लेके जानी है आपको, ठीक है, श्रेणी प्रमाण पत्र आपको ये बता ही दिया, है ना। उसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र आपको अगर आरपीएससी ने बोला हो उस टाइम पर, तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे आपके किसी के रोल नंबर के पी लिखा हुआ होगा प्रोविज़न, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर लेकर जानी है, ठीक है। और मैं तो फिर भी आपसे बोलूँगा कि इन सब के अलावा भी आप जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा भी स्टेशनरी से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट ले लेना और उनको गजेटेड ऑफिसर से मतलब मोहर लगवा के, साइन करवा के, सील साइन करा के, और उसको उसको 2 फॉर्मेट में लेके जाना उसको भी, ठीक है। काम आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, अपने रहेगा साथ में वो, अपने कभी को बाद में काम आ जाए, जो भी है, मतलब अपने साथ में रहना चाहिए वो, ठीक है। वो काम यहीं पर आएगा, वो आपके कहीं जब ज्वाइन करने जाओगे तब काम में नहीं आएगा। अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 जगह होता है। एक जगह आपका हो चुका आरपीएससी में, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर, दूसरा आपका हो रहा है यहाँ पर, और तीसरा आपका होगा जब यहाँ से आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होंगे, ठीक है, आयुक्तालय से, उसके बाद में जहाँ जिस कॉलेज में आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज में आप ज्वाइन करने जाओगे वहाँ पर आपका वापस से क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर 2 जगह से होता है तो वहाँ पर फिर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वही आपको चेक करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। देखो इसमें लिखा हुआ है ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपका बताएगा कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए होता है ये, ठीक है, मतलब उसका चरित्र सत्यापन के लिए। तो यहाँ पर फोटो वगैरह लगा देना, यहाँ पर आपकी पूरा नाम लिख देना, इसमें ब्लॉक लेटर्स में, ये सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में चलेगा इधर, ठीक है, यह भर दोगे।
और ये वो बताया गया है कि पिछले 5 सालों में आप जो जिन जिन प्लेस पर रहे हो, जो आपने भरा था ना पहले अटेस्टेशन फॉर्म में भरा था, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ था, वो यहाँ पर भी भरने में आएगा। ठीक है, तो पिछले 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा किन किन प्लेस पर रहे हो तो वो यहाँ पर भरने में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जाएगी, आपके फादर मदर वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, ब्रदर सिस्टर। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन जाएगी, ऑलरेडी आपके कोई बच्चे वगैरह हैं तो शादी हुई है, आधार कार्ड, नेशनलिटी आपकी, ये तो बेसिक डिटेल है, वो सब कर दोगे आप। ठीक है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी पिछले 15 साल की जो है उसमें आपकी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह जो भी है वो सब यहाँ आ जाएगी। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें अगर एम्प्लॉय थे तो वो, और उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अरेस्टेड वगैरह कभी हुए नहीं, प्रोसिक्यूटेड को हुआ नहीं, तो इन चीज़ों में सबसे नो करके आगे बढ़ जाना। और फाइनली यहाँ पर कोई 2 रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उनके यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाँ जी, नेम, उनका नाम आ जाएगा उनका। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, और उनकी लोकेलिटी तो वो भी आ जाएगी। और फाइनली ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसको आप देख लेना, और ये आपको गजेटेड ऑफिसर से करवाना है। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से है। और उसमें कौन कौन होना चाहिए वो साफ साफ बोला गया, गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये एमएलए हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हो सकते हैं। ठीक है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये हो सकते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो सकते हैं, कोई रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट सॉरी स्कूल के। ठीक है, ब्लॉक और बीडीओ हो सकता है। तो ये केवल इनमें से ही जो कर सकते हैं, ये जो इसको गजेटेड, ठीक है, सील साइन, ये रहेगा इस तरीके से। उसके बाद है ये एफिडेविट। अब ये जो एफिडेविट है इसमें ऊपर बोला गया है साफ साफ कि इसको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा के नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए कुछ मत करना, जहाँ आपकी तहसील वगैरह हो वहाँ चले जाना। ठीक है, तहसील है या फिर कोई एसडीएम ऑफिस है वहाँ चले जाना, कोई जेडीए है तो वहाँ चले जाना। ऐसी जगह पर ये बहुत ईजिली हो जाते हैं। वहाँ पर आपको बस इसकी पीडीएफ लेके जानी है। ठीक है, उनके पास कंप्यूटर वगैरह सब होता है, उनके पास एक पेपर रहेगा ऑलरेडी, मतलब 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प उनके पास होगा ऑलरेडी। आपको ऐसा नहीं कि पेपर अलग लेके आना है फिर वो टाइप करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करेंगे, उनके पास एक 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, उस पर क्या करेंगे, उसको उसमें लगा देंगे प्रिंटर में, जैसे अपन किसी चीज़ के प्रिंट लेते हैं। ठीक है, A4 साइज पेपर पे, तो वैसे क्या करेंगे, A4 साइज पेपर की जगह वो क्या कर देंगे, 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प ये लगा देंगे, और जो पीडीएफ होगी उसको प्रिंट कर देंगे, मतलब इसी चीज़ को प्रिंट कर देंगे उस पेपर पर। जो A4 साइज वाला होता है ये वाइट पेपर, इसकी जगह वो इस पर हो जाएगा, 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है इस पर प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको ये करना है। जो विवाहित हैं तो वो इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, और जो अविवाहित हैं वो केवल बाकी सबको नील करके वो यहाँ पर लिख देंगे अपना नाम, उसको अविवाहित है वो। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, मतलब जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। विदुर है, विधवा है, वो तलाकशुदा है तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, परित्यक्त है तो वो यहाँ आ जाएगा, अविवाहित है तो वो यहाँ आएगा, बाकी सब नील आएगा, एक ही ऑप्शन भरने में आएगा ये। ठीक है, संतान शपथ पत्र उनको बनाना है जिनके मतलब शादी हो गई वो उनके लिए है। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा ये देने जाने वाला वो है तो ठीक है, अविवाहित के लिए ये वाला है तो ये आपको भरना है अविवाहित वाले, और विवाहित वाले इसको भरेंगे। इस तरीके से है ये। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये परिशिष्ट, ये हुआ, दय हुआ, ठीक है, स हुआ, ब हुआ, और ये ए हुआ, तो ये वाले जितने भी हैं जिनको अपन बोल रहे हैं एफिडेविट्स, तो ये आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ही मुद्रित करवा के आपको नोटरी से पब्लिक से मतलब उसको वेरीफाई करा के फिर आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए लेकर जाना है आपको। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। फिर मैं कहूँगा आपको जो ये इन्विटेशन है इसमें ये तो सारे लेके जानी है। कुछ चीज़ अगर मेंशन भी नहीं है और आपके देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपने आरपीएससी में दिए थे लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये लेके जाना है क्या, मैं तो कह रहा हूँ उसको भी लेके जाना आप। ठीक है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, आपकी जितनी पूरी फाइल है उनको लेके जाना, जो आरपीएससी में आपने करा है वो, उसके अलावा ये सभी चीज़ें क्लियर, और इनको थोड़ा ध्यान से भरना। फिर से मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो इनकी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का ध्यान रखना कि केवल और केवल ये मत देखना कि डिस्टेंस कितना है। अगर आपके घर से कोई अगर एक कॉलेज है 200 किलोमीटर, एक कॉलेज है 300 किलोमीटर, तो उनकी देख लेना उन दोनों में कनेक्टिविटी सही है क्या। कई बार अपन सोचते हैं कि 200 किलोमीटर ही तो अपन इसकी प्रायोरिटी पहले भर देते हैं और आपको कई बार वो मिल भी जाता है। तो कोशिश ये करना कि आप दोनों को पहले देखना, उन 2-3 जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं कि कौन सा आपके नियर बाई है। नियर बाई होने के बाद भी अगर उसमें फैसिलिटी अच्छी है आपके आने जाने की, जो आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो उसको फिर करना। और ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो गूगल पेटीएम वगैरह पे, इन पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कि इसके लिए कितनी बस अवेलेबल है, ट्रेन कोई नियर बाई स्टेशन है या नहीं है, तो तब आपको ये काम करना। जैसे मैं रहता हूँ सलूम्बर में, तो सलूम्बर के नियर बाई यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, तो हमें रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब बस की कनेक्टिविटी तो है लेकिन ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ट्रेन के लिए हमें पहले जाना पड़ता है उदयपुर, जो कि सलूम्बर से पड़ता है 70 किलोमीटर फार। ठीक है, तो 70 किलोमीटर हम जाते हैं बस में, तो उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं हम। फिर उदयपुर से ट्रेन पकड़ते हैं, या फिर सीधे अगर बस पकड़नी है तो बस पकड़ लो सीधे यहाँ पे, मतलब यहाँ से जयपुर के लिए। लेकिन क्या है कि बस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अगर कोई मतलब होता है ना, किसी को कोई वॉमिटिंग हो जाती है, मन खराब होता है, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो ट्रेन से आना जाना पसंद करते हैं, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी देख लेना, देखिए मतलब ऐसे लोग वो।
तो ये सारी बातें बता दी मैंने जनरल बिहेवियर वाली। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ पर उसका प्रॉपर रिप्लाई और कर दूंगा, ठीक है। बाकी इस पर मैं थोड़ा और आपको और मतलब 1-2 दिन बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, प्रॉपरली इंटरेक्टिव पैनल पर लेके आऊँगा उस वीडियो को मैं, ठीक है। तो इस जो वीकेंड है इस पर मैं लेके आऊँगा उस वीडियो को, तो उसमें मैं जो भी चीज़ें इसमें मिस रह जाएंगी या आपके कुछ डाउट्स होंगे उनको मैं उस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।